नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए दिनेश स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट पे सी। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपका एक चैप्टर शुरू किया था क्लास नंबर 12 का। क्लास 12 एक चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है। मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी उस चैनल से रिलेटेड। मैं अपनी धीरे-धीरे करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना दूँगा। आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो शुरू किया था वो था हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स, ठीक है? उस टॉपिक में जो हम लोगों ने उस क्लास के अंदर कवर किया था, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो कवर कर लिए थे टॉपिक, वो हमने कवर कर लिया था। पार्टनरशिप होती क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, उसके इसेंशियल या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से हैं। तो मैं एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूँ, देन हम आगे चलते हैं कि आगे हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों, उसमें हमने सबसे पहले कवर किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप होती क्या है? जब 2 बंदे मिलकर के, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर के एक रिलेशनशिप करते हैं कोई बिज़नेस करने के लिए, जिसका प्रॉफिट वो शेयर करेंगे और उसमें एक्टिंग करेंगे एज़ अ ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है? ये उसकी थी डेफिनेशन पार्टनरशिप। उसके बाद में नेचर ऑफ पार्टनरशिप था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस उसका जो किया था। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर्स है वो सिंगल पर्सन है, यानी सेम पर्सन है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग है। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मेरी लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक था 2 और मोर पर्सन, ठीक है? दूसरा जो उसके अंदर था वो था एग्रीमेंट। तीसरा हमारा था लॉफुल बिजनेस। चौथा था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। एंड पांचवा था बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है? 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसके अंदर बताए थे। अब दोस्तों, जो हम अगला पार्ट उसका जो शुरू करेंगे, जो हम लोग अब आज जो शुरू करने वाले हैं, वो हमारा कौन सा है कि अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के अंदर ही कि पार्टनर्स के पास में राइट कौन कौन से होते हैं। राइट ऑफ द पार्टनर, कि जब पार्टनरशिप फर्म आपको पता है शुरू हो गई, ठीक है, तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो भाई जब पार्टनरशिप फर्म बन गई है, हम लोगों ने उसने एग्रीमेंट अगर कर दिया, एग्रीमेंट करने के बाद में अब उसके पास में राइट क्या क्या है पार्टनर के पास में, कि वो क्या काम कर सकता है, इसके लिए वो मना कर सकता है, बिजनेस में कैसे एंगेज हो सकता है। तो उसके जो है वो राइट क्या क्या होंगे पार्टनर के पास में, मतलब उसके अधिकार क्या है पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में। राइट ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहला जो पार्टनर का जो राइट है वो क्या है? पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मींस जो फर्म बिजनेस कर रही है उसका मैनेज कैसे करना है, उसकी जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी 2 पार्टनर हैं, ए या 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, वो तीनों उसके बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन लेंगे कि भैया बिजनेस को कैसे रन करना है, कहाँ कौन से कस्टमर के साथ हमें डील करनी है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर सर्विस इंडस्ट्री में हमें किस टाइप की सर्विस देनी है, ठीक है, कैसे क्लाइंट्स के साथ डील करना है, ये सब वो होता है मैनेजमेंट होती है कि हमें मैनेज कैसे करना है बिजनेस को। तो पार्टनर के पास में ये राइट होता है कि वो भाई पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस के मैनेजमेंट में, कि बिजनेस जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसके डिसीजन ठीक लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है? पहला होता है, तो समझ में आना गया आपको? पहला क्या है? पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है? दूसरा दूसरा जो है वो है कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर्स। मींस अब मान लीजिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, बिजनेस शुरू करा अपना, ठीक है? अब बिजनेस करने के लिए जब उन्होंने शुरू किया तो भाई उन्हें कुछ लीगल मैटर्स पे भी एडवाइस चाहिए हो सकती है। जीएसटी कैसे लगेगा, रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना, इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर हो सकते हैं, कोई केस वगैरह अगर उनको फाइल करना है, मान लीजिए कि कोई डेटर्स ने पैसे नहीं दिए या किसी क्रेडिटर ने उनके ऊपर केस कर दिया, तो उसके लिए उसके पास में पार्टनर के पास में राइट होता है कि वो अपने बिजनेस मैटर को किसी प्रोफेशनल के साथ में कंसल्ट भी कर सकता है। कंसल्ट किसके साथ? खुद भी कर सकता है और प्रोफेशनल्स के साथ में भी कर सकता है, ठीक है? तो उसके पास में राइट है कि भाई क्योंकि उसको ही देखना है बिजनेस जो उसने शुरू किया है वो लॉस में ना चला जाए। उनका क्या पहला पर्पस था? पार्टनरशिप का पर्पस सीधा सीधा डेफिनेशन में क्या पर्पस था? पर्पस था बिजनेस कमाना, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना? कि जब बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होना चाहिए। अब भाई अगर कोई ऐसा काम हो गया है जिसके लिए कंसल्ट जरूरी है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इससे लॉस हो सकता है, तो वो यही सोचेंगे ना कि हमको इसमें प्रॉफिट कैसे कर सके हम इसमें, तो वो अपने बिजनेस मैटर्स के लिए कंसल्ट भी कर सकता है। पार्टनर के पास में ये राइट होता है, ठीक है? तीसरा है इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव कॉपी ऑफ इट। मींस तो बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप फर्म की बनी है जिसमें कि उसकी बैलेंस शीट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसकी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे, जो बैलेंस शीट है उससे रिलेटेड एनेक्सर्स होंगे उसके, जिसमें उसके डेटर्स की लिस्ट होगी, क्रेडिटर की लिस्ट होगी, एडवांस कहाँ से ले रखा है, किसको एडवांस दे रखा है, ये सब डिटेल्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलती है। तो पार्टनर के पास में राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बिजनेस की, वो उसको चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी कॉपी भी अपने पास में रख सकता है। ये पार्टनर के पास में राइट होता है, मींस उसको पता होता है, पता होना चाहिए कि भैया मेरा जो बुक्स बन रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें मेरे खाता लिखा जा रहा है, तो उसे ये भी पता होना चाहिए भाई ये बिजनेस में प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कि लॉस तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा खर्चा तो नहीं इसमें डला हुआ जो कि नहीं डलना चाहिए, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होगा, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव कॉपी ऑफ इट। तो तीन जो राइट पार्टनर मैंने अभी आपको बताया, पार्टिसिपेट इन द बिजनेस मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर्स, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। ठीक है, फोर्थ है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सबसे मेन होता है, क्योंकि ज्यादातर पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है या इश्यू आता है या झगड़ा होता है, वो इसी पॉइंट के लिए होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कि भैया उसको ये भी पता है, उसको राइट है कि वो पता कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बढ़ रहा है, वो उसके पास में राइट होना चाहिए पार्टनर के पास में। मींस अगर कोई चेंजेस भी होते हैं शेयर ऑफ पीएसआर के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर, यानी कि पीएसआर रेशो के अंदर अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो पार्टनर के पास में राइट है, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है। ठीक है, और उसको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जा रहा है फर्म में। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में पांचवा राइट है राइट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन में कई बार क्या होता है, फर्म के अंदर मान लीजिए इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए, या कोई फंड की जरूरत पड़ रही है, उसे अभी बैंक से जो लोन फंड मिलना है या लोन लेना है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन पार्टनर ने ये बोला ठीक है भाई, बिजनेस में अभी क्योंकि फंड की जरूरत है, मैं कैपिटल तो इन्फ्यूज नहीं करूंगा, मींस वो पूंजी नहीं लगाएगा, लेकिन वो कह रहा है फंड चाहिए, मैं फंड दे देता हूं, लेकिन वो फंड मैं एज ए लोन दूंगा फर्म को, मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा उस लोन के ऊपर जो पार्टनर ने दिया है। तो पार्टनर के पास में राइट होता है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो डीड बनी है, अगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो डीड के अंदर मेंशन किया गया। बट अगर डीड के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो पार्टनर के पास में एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये राइट होता है कि जो लोन उसने फर्म को दिया है, उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वो इंटरेस्ट ले सकता है। ये पार्टनर के पास में राइट है। 6% पर एनम किस केस में, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ठीक है, मींस अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी नहीं लिखा, लोन क्या के ऊपर इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, तो पार्टनरशिप के पास में राइट होता है कि वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म से ले सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है राइट टू टेक डिसीजन। राइट टू टेक डिसीजन, ये क्या है कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई बिजनेस डील होने वाली थी, तीन पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, एक बिजनेस डील पे गया, बी और सी को बता के गया कि मैं भाई ये बिजनेस डील होने वाली है, इससे अगर हमारे को फर्म को काम मिलता है, तो हमारे पास में इतने लाख का या इतने करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, या प्रॉफिट में जाएगा, लॉस नहीं होगा, और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, हमें इसमें डील करना चाहिए। ठीक है, अब ए जो है वो बिजनेस डील के लिए गया, अब वहां पे जब डील गया, तो वहां पे पता चला कि भाई कुछ खर्चा भी होगा इसमें। मीन्स मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उस पार्टी के साथ में कि भाई इतने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर कोई डीडी देना है, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम डील तो आपकी फर्म के साथ में करेंगे, बट आप इतने का अमाउंट चेक से दो, या फिर एक बैंक ड्राफ्ट बना करके दो, या फिर कोई ऐसा खर्चा है जो कि इमरजेंसी है कि वो करना ही करना है, फर्म को करना ही करना है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ लगेगा, तभी वो बिजनेस डील को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब ए जो वहां पे गया हुआ था, उसने क्या किया भाई, अब क्योंकि इमरजेंसी थी, तो उसने अपने पास से जो फंड था उसके पास में, उसने उस फंड से वो खर्चा कर दिया, डिसीजन ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि उससे बिजनेस को फायदा होने वाला था, फर्म में जो बिजनेस आता उससे सबको फायदा होता, प्रॉफिट होता। तो उसके पास में राइट होता है पार्टनर के पास में कि अगर कोई बिजनेस डील करने जा रहा है, तो उसके पास में डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए। ठीक है, मींस वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके, जिससे कि, और वो भी ऐसा डिसीजन जिससे सबको फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर उसका नुकसान हुआ तो नुकसान भी सब में बटेगा। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास है उसके अंदर बताई है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उसके बाद में जो एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम वाला केस है, वो यही होता है कि अगर कोई डील किसी एक पार्टनर ने करी और बाकी पार्टनर फिर इसमें मना नहीं कर सकते,
तो राइट टू डिसीजन का मतलब होता है कि वो बिजनेस के डिसीजन, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए वो डिसीजन को ले सकता है, उसके हाथ में राइट होता है। ठीक है, तो राइट टू टेक डिसीजन। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट जो आपका है वो है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर है, ए का बेटा है डी। ठीक है, ए ने बोला कि भाई डी को भी हम एज ए पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करवाएंगे। ठीक, तो बी और सी के पास में ये राइट है, वो इसको मना कर सकते हैं, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर को एंटर करने के लिए वो मना कर सकते हैं, उनके पास में राइट होता है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट भी है तो भी पार्टनरशिप एक्ट जो है ये बोलता है कि न्यू पार्टनर का जो एडमिशन है वो हमारी फर्म के अंदर जब भी कर सकते हैं जब सारे के सारे पार्टनर एग्री हो। एडमिशन कब होगा? व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री, ऑल पार्टनर एग्री। जब सभी पार्टनर एग्री करेंगे तभी वो नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं अपनी फर्म के अंदर। तो बाकी पार्टनर्स के पास में राइट होता है कि वो मना कर सकते हैं किसी नए पार्टनर को एंटर कराने के लिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? उसके बाद में जो अगला राइट है वो है राइट टू रिटायर। राइट टू रिटायर, राइट टू रिटायर का मतलब जैसे भैया जॉब के अंदर बंदा रिटायर होता है, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर के पास में राइट होता है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है। बट रिटायरमेंट के लिए सेम कंडीशन होती है, उसे अपना नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी उनकी डीड की कंडीशन थी। ठीक है, डीड में माने लिखा हुआ कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है 2 महीने का नोटिस देके। तो अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है, 2 या 3 पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी ने बोला मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो ये क्या करेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड बोलती है 2 महीने का नोटिस, तो 2 महीने का नोटिस देगा, 2 महीने का नोटिस देगा और उसके बाद वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा, जो भी उसका शेयर बनता होगा प्रॉफिट का, कैपिटल का, वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 महीने का जो नोटिस दिया, इसी ध्यान रखिएगा, ये बहुत होता है कंफ्यूजन। ये जो 2 महीने का नोटिस दिया, अगर इस टाइम पे भी फर्म कोई काम करती है तो उसके लिए बी भी लाइबल होगा जब तक वो नोटिस में है। ठीक है, जैसे ही वो रिटायर हो जाएगा, रिटायर होने के बाद में क्योंकि वो फर्म से बाहर होगा, फिर अगर कोई फर्म के अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस या कोई भी ऐसा काम होता है जो कि बी के रिटायरमेंट के बाद होगा, तो उसके लिए बी लाइबल नहीं होगा। तो ये 8 राइट्स हैं। पहला है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट बिजनेस। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। दूसरा है कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर। तीसरा है इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। उसके बाद में फोर्थ है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिफ्थ है रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय द पार्टनर। राइट टू टेक डिसीजन अबाउट फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, राइट टू रिटायर। ठीक है, अभी एक बार मैं आपको अपनी पीपीटी पे भी दिखा देता हूँ इस चीज को, देखिए। ठीक है, सही है। तो मैंने जो जो बताया वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले सभी पार्टनर के पास में, जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उनके पास में बिजनेस जो फर्म कर रही है उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस फर्म कर रही है उसके अफेयर्स, जो भी काम वो कर रही है उसके लिए कंसल्ट करने का राइट होता है पार्टनर के पास में। वो किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू उस चीज को कंसल्ट कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। जो मैंने बताया कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि भैया कोई ऐसा खर्चा तो नहीं डल रहा उसके अंदर जो कि फर्म से रिलेटेड नहीं है। पता चला ए बी सी 3 पार्टनर है, सी फर्म के अकाउंट को देखता नहीं है, बी और बी कुछ ऐसे खर्चे डलवाए जा रहे हैं जो कि जिसके ऊपर वो कमीशन वमीशन कहीं से ले रहे हैं। तो इसलिए सी के पास में राइट है, तो इसीलिए सबको राइट दिया जाता है कि भैया वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस अदर देन विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो कौन सी होती है? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो हर पार्टनर के पास में राइट है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर सकता है अदर्स के साथ में उस रेशो में जो एग्री की गई है एग्रीमेंट में। ठीक है, उससे अगला, इफ ए पार्टनर हैज एडवांस लोन, मींस अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन एडवांस दिया है फर्म को, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट
देयर ओन एट एग्रीड रेट, तो वह उस लोन के ऊपर एग्रीड रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है जो कि फर्म की डीड के अंदर लिखा हुआ है। इफ नॉट एग्रीड मींस अगर डीड में मेंशन नहीं है, देन इंटरेस्ट इज पेड एट 6% पर एनम एज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है यदि आपकी डीड साइलेंट है तो उस केस में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनर को उसके लोन के ऊपर वो 6% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, उससे अगला जो है वो है राइट, उसके बाद में राइट टू डिसीजन। ये इंडेमनीफाई एक्सपेंसेस वाला जो है ये क्या है, ये राइट टू डिसीजन है, राइट टू डिसीजन इंडेमनीफाइड ऑफ फॉर द एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी पार्टनर हैज द राइट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट मीन राइट टू डिसीजन। उसके बाद में डिसीजन लेने का राइट होता है, वो देख सकता है, वो कर सकता है अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से जो उसे ठीक लग रहा है उस टाइम पे इमरजेंसी के केस में, जो फर्म के इंटरेस्ट में बेटर होगा। एंड इंडेमनीफाई द एक्सपेंसेस फॉर इनकर्ड बाय हिम, और उसके लिए जो भी खर्चा उसने किया है वो उसका क्या करेगा, इंडेमनीफाई मींस उसको फर्म से रिकवर कर लेगा। ये इंडेमनीफाई यहाँ पे जो वर्ड है वो है रिकवर के लिए, कि रिकवर करेगा कहां से, फर्म से, रिकवर करेगा फर्म से। ठीक है, उसके बाद में अगला है पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मींस जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं तो पार्टनर को जब भी कोई नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में ऐड करवाना है तो सभी पार्टनर का एग्री होना बहुत जरूरी होता है उसमें। अगर एक भी पार्टनर डिनाई कर देता है तो आप नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड नहीं करा सकते। ठीक है, तो अलाउ नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। प्रॉपर नोटिस देने के बाद में कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट भी ले सकता है, तो उसके पास में ये भी राइट है। ठीक है, इफ ए पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और पे अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म दैट पार्टनर गेट्स इंडेमनीफाइड फॉर द पेमेंट मेड बाय हिम फॉर द फर्म। तो इफ ए पार्टनर इनकर, ये जो ऊपर बात बोली है इंडेमनीफाई फॉर द एक्सपेंसेस, ये सेम ही बात इसमें लिखी हुई है। ऊपर राइट टू डिसीजन की बात है कि वो इमरजेंसी केस में जो डिसीजन उसे बेस्ट लगता है वही उसको करना है, और अगर कोई खर्चा वो करता है वो पेमेंट करी तो वो अपनी फर्म से रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये यहां तक हो गया आपका राइट टू डिसीजन की बात। ठीक है, ये हो गया आपके राइट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स के पास में क्या क्या राइट है, तो क्या क्या राइट है अब आप फटाफट से याद कर लेंगे कंसेप्ट में। कैसा, सबसे पहले पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कंसल्ट द बिजनेस मैटर, कंसल्ट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस या कंसल्ट द बिजनेस मैटर्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशो। एंड उसके बाद में है आपका इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट मींस एट द रेट ऑफ जो भी एग्री रेट हुआ है, जो भी लोन फर्म को दिया गया है उसके ऊपर। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, राइट टू डिसीजन, राइट टू डिसीजन एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है राइट ऑफ द पार्टनर। देन राइट ऑफ द पार्टनर के बाद में तो हमारा आता है अगला जो कंसेप्ट इसमें आ जाएगा वो आता है हमारा राइट ऑफ द पार्टनर। तक आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई क्वेरी आपको होगी तो आप मेरे को यूट्यूब पेज के ऊपर मेरे यहाँ पे कमेंट मैसेज छोड़ दीजिएगा कमेंट में। मैं उसका डेफिनेटली जब नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप प्लीज इसको चेक कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पे कोई कंसेप्ट में डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब जो अगला है आपका अब जो दोस्तों अगला आता है वो आता है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, अब कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझिएगा। अब तक अभी आपने सिर्फ ये समझा पार्टनरशिप फर्म क्या है, क्यों बनाई जाती है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट को जब रिटर्न में आप लिख लेते हैं तब वो डीड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपने अभी ये भी देख लिया कि भाई पार्ट राइट क्या है पार्टनर के पास में। ठीक है, ये आपका थियोटिकल पार्ट चल रहा है अभी, अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे नहीं गए हैं। अभी डीड वगैरह करने के बाद में फिर हम प्रैक्टिकल पे शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही आएगी आपके लिए, इससे रिलेटेड जो अभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है? देखो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है
जो कि एक स्टैम्प पेपर पे या लीगल पेपर पे बनता है। आप ऐसे समझिए, ये एक स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर है, तो कितने का, ये मान के चलिए 1000 रुपीज का है। दिल्ली के अंदर जो पार्टनरशिप डीड के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो चलता है वो चलता है 5000, मैक्सिमम 5000 रुपए का आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। स्टैम्प पेपर होता कैसे है, वो आपकी कैपिटल वैल्यू, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 1% का आपको स्टैम्प पेपर लेना होता है। ये जो स्टैम्प पेपर होता है, इसके बाद में स्टैम्प पेपर में नीचे कंडीशन लिखी जाती है 1 2 3 4 एस वन। उस कंडीशंस में क्या क्या लिखा जाएगा, पहला आपकी पार्टनर कौन कौन है उनकी डिटेल आती है, नेम ऑफ द पार्टनर, ठीक है, उनका एड्रेस, उनका आधार नंबर, पैन नंबर, उनके फादर नेम, ये तरीके से पहला जो कॉलम आता है उसमें आता है नेम, नेम। दूसरा जो आता है उसमें आती है कैपिटल। ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, पर नीचे भी हो सकता है नेम, लेकिन पहले ही होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स को सैलरी कैसे दी जाएगी, कमीशन कैसे रहेगी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे रहेगा, ठीक है, अगर इन फ्यूचर कोई फंड की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे इन्फ्यूज करेंगे, कैपिटल के थ्रू लाएंगे, लोन के थ्रू लाएंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे रहेगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा कि फिक्स रहेगा, ये सब जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर इस डीड में लिखी जाती है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। इस पेपर के ऊपर सब कुछ लिखा होता है रिटर्न में, ठीक है। अब जो डीड होती है पार्टनरशिप, ये जो है आपकी ओरल भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, ओरल और रिटन, ओरल और रिटन मीन्स अगर मौखिक जबान से बोल दिया एक दो बंदों ने मिलकर के तो वो भी डीड है, और कागज के ऊपर सारी डॉक्यूमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिख दी, वो भी आपकी डीड है। अब पार्टनरशिप डीड जो आपने समझा, ये जो कागज है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसमें होता क्या क्या है, पार्टनरशिप डीड होती क्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया डीड होता क्या है, एक ऐसा कागज जिसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन किया जाता है, ठीक है, वो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। अब आइए पार्टनरशिप डीड, देखिए दोस्तों, होप आप लोगों को दिखेगा ये पार्टनरशिप डीड, मीनिंग, क्लॉसेस एंड द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस जरूरी क्या है। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और एन रिटन एग्रीमेंट। ये चीज मैं पिछली वीडियो में भी बताई थी, जब मैंने एग्रीमेंट बताया था आपको, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, 2 और मोर पार्टनरशिप बाद में जो अगला कैरेक्टरिस्टिक था वो था एग्रीमेंट, ठीक, रिटन और द ओरल एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप आपकी अस्तित्व में जब भी आती है जब उसके लिए एक एग्रीमेंट हो गया हो, या तो वो ओरल होगा या वो रिटर्न होगा। इट इज बेटर टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं, अगर मेरे पास में कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है और वो बोलता है हमें पार्टनरशिप बनानी है तो हम रिटर्न एग्रीमेंट करें कि ओरल करें, तो मैं उसे हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करिए, ओरल मत कीजिए। रीजन मीन कि रिटर्न एग्रीमेंट आपका ज्यादा वैलिड है, अगर कोई डिस्प्यूट आपका इन फ्यूचर आता है तो आप रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, इट इज बेटर, उसने मैंडेटरी नहीं किया है, उसने कहा है ये ज्यादा बेटर है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, ठीक है। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, और यही जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जब वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एक पेपर पे आ जाती हैं, रिटर्न आ जाती हैं एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, जिसमें उसकी सारी की सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल ऑफ द पार्टनर, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सभी पार्टनर साइन भी करते हैं कि हाँ भाई, हम जो ये डीड बनाई गई है इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है इसके लिए हम एग्री हैं, वो लोग एग्री हैं। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग इट इज
partnership come into an existence by an oral or a written agreement, and it is better to have a written agreement to any dispute. This written document is known as partnership deed, where the terms and condition of the partnership is written and it is a legal document signed by all the partners. ठीक है, तो इसकी आपको ये पता चल गया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का सबसे पहला जो है वो है क्या, ओरल और रिटन एग्रीमेंट, ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, ऑल टर्म एंड कंडीशन मेंशन। और थर्ड क्या है, बेटर फॉर, बेटर इफ इट इज इन रिटर्न, इफ इट इज रिटन फॉर एनी डिस्प्यूट, फॉर एनी डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट आपका होता है तो आप लिए बेटर है कि आप पहले से रिटर्न एग्रीमेंट करके चलें। अब दोस्तों आती है उसकी, क्या उसमें क्लॉज लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड के। क्लॉज क्या है, मोर इंपॉर्टेंट क्लॉज कौन से होते हैं और कौन से हैं जो मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम चलेंगे की क्लॉज जो मैंडेटरी हैं, जो कि आपकी अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपके उसकी डीड के अंदर लिखा ही होना चाहिए, की क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, मींस जो बंदे बिजनेस करने के लिए आगे आए हैं, दो बंदे, से पहले उनका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या, उनका नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, उनका फादर नेम, ये सब होता है। तो वही होता है डिस्क्रिप्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पैन आधार अब मैंडेटरी हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो खाली नाम लिख के चल जाता था, लेकिन अब मैंडेटरी हो गया, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है इस मामले में। तो आपको नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सबसे पहले पार्टनर्स की डिटेल देनी पड़ेगी। ये जो डिस्क्रिप्शन का मतलब है पार्टनर डिटेल। दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब फर्म का आपने नाम क्या रखा है, उसका एड्रेस क्या है। मतलब आपने फर्म अगर बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है रोड पे बना दिए, नहीं, उसके लिए एक परमानेंट उसका प्रॉपर एड्रेस होगा उस फर्म का, और उसके लिए आपने एक नाम भी सोचा होगा जिस नाम से आप वो बिजनेस रन करेंगे। ठीक है, तो जिस नाम से आप बिजनेस रन करेंगे। तो की क्लॉज में सबसे पहला पार्टनरशिप डीड में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, मींस पार्टनर्स की डिटेल। दूसरा आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, मींस फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है। थर्ड आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस का मतलब क्या होता है, जिस एड्रेस पे आपने अपनी फर्म को रजिस्टर कराया है। क्योंकि होता क्या है, कई बार आपने जिस एड्रेस पे बिजनेस को रजिस्टर कराया आप उस एड्रेस पे ना करके अपना बिजनेस किसी और एड्रेस पे रन करते हैं, तो आपको प्रिंसिपल प्लेस बताना पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है और आपने कहां से उसको रन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, अब मान लीजिए आप रहते हैं ऐसे एरिया में, मान लीजिए द्वारका साइड में रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फर्म तो अपनी द्वारका अपने घर से हो सकता है, भाई आप नहीं रेंट पे लेना चाहते, आपने किसी पार्टनर के एड्रेस से रजिस्टर कराया हो फर्म का एड्रेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेस कौन सा होगा, जिस एड्रेस पे फर्म को रजिस्टर कराया मीन। और सेकंड, क्योंकि आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे और उस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट की, तो आप प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहां जाएंगे, या तो आप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया हुआ। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, ठीक है, आपका जैसे वजीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, तो आपने इंडस्ट्रियल एरिया में एक जगह ली, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, तो प्रिंसिपल प्लेस आपको बताना होगा, मींस जहां पे आपने बिजनेस को रजिस्टर करा रखा है। ठीक है, तो मतलब एड्रेस आपको दोनों मेंशन करेंगे, भाई प्रिंसिपल प्लेस जहां पे मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करूंगा वो मेरा ये एड्रेस है, जहां से मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा वो मेरा ये एड्रेस है। ये एड्रेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ है वो है नेचर ऑफ द बिजनेस, मींस आपको बिजनेस भी बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं। लाइक आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, या आप एक एज ए कमीशन एजेंट काम करने वाले हैं,
किस तरीके का काम करेंगे आप, वो भी आपको बताना होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस दैट फर्म शैल कैरी ऑन, मतलब किस तरीके का बिजनेस करेंगे। मीन्स आप कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, मान लीजिए आप एक एलईडी टीवी बनता है, उस एलईडी टीवी का आप कह रहे हैं हम लोग स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने वाले हैं आप, ठीक है। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है, या आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, या फिर आके एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपने कहा कि भैया हम फर्म बनाएंगे और हम सर्विस देंगे, कंसल्टेंसी देंगे, तो आपका बिजनेस क्या हुआ, सर्विस इंडस्ट्री में, कंसल्टेंसी के बिजनेस में, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या हुआ, कंसल्टेंसी, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी क्लॉजेज हैं जो कि आपकी डीड में होने ही होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप अगर इन फ्यूचर कभी डिस्प्यूट हो तो आप उस पर बता सके। फिफ्थ जो है वो है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मीन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब किस डेट से आपकी पार्टनरशिप अस्तित्व में आ गई है, मीन कब से आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आपने फर्म का जो बिजनेस है वो आप, डेट भी तो बताना पड़ेगा ना, इस डेट से इफेक्टिव है, इस डेट से ही मतलब जो पार्टनर्स है वो लाइबल होंगे। मान लीजिए आपने डीड जब बनाई, आपने डीड बनवा ली आपने 1 अप्रैल 2026 को, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई, बट उसमें आपको कमेंसमेंट की डेट भी बतानी पड़ी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अस्तित्व में कैसे है, आपने डीड का जो पेपर खरीदा, जो स्टैम्प पेपर खरीदा वो 1 अप्रैल 2026 को खरीद लिया, उसके बाद में आपने जब डीड बनाई उसमें लिख दिया 15 अप्रैल 2026 से हमारा बिजनेस कमेंसमेंट जो पार्टनरशिप की 15 अप्रैल 2026 से होगी। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो भी मैंडेटरी है, जिससे कि आपको पता चले कि पार्टनरशिप फर्म कब से अस्तित्व में आई है। मीन भले ही आपने जो स्टैम्प पेपर है वो 1 अप्रैल को खरीद लिया हो, बट पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी शुरू होगी, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, आपको पता है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, कि जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनर की शुरू होगी वो कौन सी डेट से शुरू हो जाएगी, 15 अप्रैल से। मीन्स अगर उससे पहले कुछ भी हुआ तो वो आपका कभी भी पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होगा। 15 अप्रैल के बाद में जो भी काम के लिए जो भी हुआ, जो भी अगर लॉस वॉस कुछ होता है तो वो उस डेट से आगे का मान के चलेंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की डेट बहुत जरूरी है कि कब से अपनी पार्टनरशिप अस्तित्व में आ गई। उसके बाद में छठा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मीन जो पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, तो वो कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आएंगे, पूंजी कितनी लाएंगे और किस फॉर्म में लाएंगे। दोनों चीजें जरूरी है कि कितनी लाएंगे और किस फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जरूरी नहीं है हर पार्टनर जो है वो पैसा ही लेकर के आए। हो सकता है एक पार्टनर के पास में लैंड थी या बिल्डिंग थी, उसने कहा भाई मैं बिल्डिंग दे देता हूं पार्टनरशिप फॉर्म में, पे हम अपना बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में लेके आया, बिल्डिंग की फॉर्म में लेके आया। मान लीजिए ए बिल्डिंग की फॉर्म में ले आया, बी जो है वो कैपिटल कैश फॉर्म में लाया, और सी कहता है भैया जिसमें हमने बिजनेस करने वो तो स्टॉक मेरे पास में है, वो स्टॉक की फॉर्म में ले आया। तो कैपिटल कितने कितने की लाएंगे और फॉर्म में लाएंगे ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लाएगा, वेदर कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे या फ्लक्चुएटिंग होंगे। ये जो फ्लक्चुएटिंग का जो कंसेप्ट है हम अगली क्लासेस के अंदर आगे जाकर के पढ़ेंगे। फिक्स का मतलब फिक्स कैपिटल कब होती है और फ्लक्चुएटिंग कब होती है। मैं छोटा सा एक सिर्फ डिटेल आपको एक वो ब्रीफ कर देता हूँ। होता क्या, फिक्स के अंदर आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी, जितनी हमारी पार्टनरशिप है वही फिक्स रहेगी कैपिटल आपके अकाउंट के अंदर। फ्लक्चुएटिंग के केस के अंदर वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें वो कैपिटल फिक्स नहीं होती, मतलब उसमें जो भी प्रॉफिट जाएगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा सब उसमें एडजस्ट होता रहता है। फ्लक्चुएटिंग के केस में फिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी खाली आप इतना मान के चलिए, अभी हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में जो 7th है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो पार्टनर्स के पास में कोई राइट नहीं है कि वो अपनी कैपिटल के ऊपर फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब हमारी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन हो। अगर उसमें नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से भी आपको इंटरेस्ट और कैपिटल तो नहीं मिलता, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन करना जरूरी है। 8%, 12%, 15%, कितने परसेंट रेट से आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी उसमें मेंशन होना जरूरी है। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मींस अगर फर्म से कोई पैसा
पार्टनर ने अपनी कैपिटल से कोई पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो भी मेंशन होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, यदि ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज होना है तो उसके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, ये भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में है PSR, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे जरूरी है PSR लिखना पार्टनरशिप फर्म की डीड के अंदर, क्योंकि अगर ये चीज नहीं लिखी गई तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट, भले ही ए ने 10 लाख लगाया, बी ने 2 लाख लगाया और सी ने 50,000 लगाया या सी ने कुछ भी नहीं लगाया, अगर ये चीज नहीं मेंशन करी गई तो ए बी सी आपस में ही लड़ मरेंगे कि भाई मैंने तो इतनी कैपिटल लगाई थी, मेरे को तो इतना चाहिए प्रॉफिट, मेरी कैपिटल ज्यादा, तुम तो कुछ नहीं लगा, मैं तेरे को क्यों दूं। ठीक है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है अगर PSR आपकी डीड में नहीं मेंशन है तो जो भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया तीनों पार्टनर्स या जो भी पार्टनर्स उस फर्म के अंदर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेशो इन विच प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड, ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशो में होगी, PSR, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में 10वां है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, मींस अगर कोई लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस अमाउंट से चार्ज होगा, और अगर ये साइलेंट है, साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है 6% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस चीज से, कितने रेट से चार्ज होगा। तो ये जो है, ये जो डिटेल मैंने अभी आपको बताई है, ये जो की क्लॉज बताए, ये जो है ये डीड के अंदर लिखे हुए होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, commencement of the partnership deed, profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan, interest on drawing। ठीक है, ये आपके हो गए कितने, 10 केस। कौन कौन सा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनरशिप, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, commencement of the business of the partnership, profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan, interest on drawings, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये आपके हुए कौन से की क्लॉज जो कि आपकी डीड में मेंशन होने ही चाहिए। अगला है आपका मोर क्लॉसेस, जो है वो ये और भी हो सकते हैं, ये लेकिन मैंडेटरी नहीं होते, आप मेंशन कर सकते हैं, ये जरूरी अगर उस केस में जब हम लोग और डिटेल में जाते हैं कि भाई पार्टनर को सैलरी भी देनी है, कोई पार्टनर है वो कहता है मैं अगर गुड्स बेचूंगा मैं तो कमीशन भी लूंगा, वैल्यूएशन गुडविल की, क्योंकि अगर मान लीजिए जब फर्म पुरानी होती जाएगी, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी गुडविल भी तो बनेगी ना मार्केट में, उसकी ब्रांड नेम बनने लगेगा। तो जब ब्रांड नेम बनेगा तो भैया अगर इन फ्यूचर कोई नया पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, एसेट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई डेथ हो जाती है तो अकाउंट कैसे सेटल होंगे, अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है वो कैलेंडर ईयर लेकर के चलेंगे या फाइनेंशियल ईयर लेकर के चलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर आपका जनवरी टू दिसंबर चलता है। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की क्या क्या होंगी, क्या काम वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप जो कि मैंने पीछे बताया था, आपका कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एग्रीमेंट में बताया था कि कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाया, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया या एट अ विल बनाया। ठीक है, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होंगे, बैंक अकाउंट में मतलब सारे के सारे पार्टनर ऑपरेट कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को ऑथराइज किया जाएगा, केवल उसी के सिग्नेचर से बैंक अकाउंट ऑपरेट होगा। ये मोर अदर क्लॉसेज होते हैं जो कि आप पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, ये चीजें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट ना हो। तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपकी डीड में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं डालोगे तो आप इन फ्यूचर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है उसके लिए। ठीक है, तो मोर क्लॉज में कौन कौन से हो सकते हैं, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर मींस अमाउंट ऑफ द सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ एग्री टू बी पेड, यदि फर्म एग्री करती है पे करने के लिए तो पार्टनर्स को कैसे पे किया जाएगा। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, मींस गुडविल हमारी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मेथड बाय विच गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट द एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, मींस
अगर पार्टनर का नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, कोई पुराना छोड़ के जा रहा है, पार्टनर की डेथ हो गई, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट है, गुडविल कैलकुलेशन का आगे हम मेथड पढ़ेंगे। इसके 3 या 4 मेथड आते हैं हमारे गुडविल कैलकुलेशन के लिए, कि उसमें वैल्यूएशन कैसे होती है। वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके बिना आप जो मेथड उसमें दिए उसी मेथड के हिसाब से ही आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, एसेट की वैल्यूएशन कैसे होगी, मींस अगर अब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मान लीजिए 2 या 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर जब छोड़ के चला गया, तो एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया, अब 2 ही पार्टनर बचे, तो उसके वो कह रहे हैं भैया वैल्यूएशन करवाओ एसेट की, एसेट की वैल्यूएशन की कितनी कितनी वैल्यू है, तो वो मैनर डिसाइड किया जाए इन विच द एसेट शैल बी वैल्यूड इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो कई बार होता है क्या है, हम लोग तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, फर्म के अंदर जो एसेट्स है वो वैल्यू धीरे 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 करके डाउन होती चली गई। अब जब एक पार्टनर छोड़ के गया, भैया हमने कहा यार बहुत डाउन लग रही है वैल्यू, एक बार हम लोग इस एसेट की वैल्यूएशन मार्केट के हिसाब से करवा लेते हैं, क्या हो सकती है। तो वैल्यूएशन कैसे होगी, किससे करवाएंगे, ये सब भी हम उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मैनर इन विच अकाउंट शैल बी सेटल ऑन रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। मींस अगर पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, या डेथ हो गई है, डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, तो अकाउंट कैसे सेटल किए जाएंगे, किस किस समय क्या जाएगा, ये सब भी उसमें मेंशन होगा। अकाउंटिंग पीरियड मेंशन होगा, डेट ऑन विच अकाउंट ऑफ द फर्म शैल बी क्लोज एवरी ईयर, नॉर्मली 31 मार्च, जो मैंने बताया आपको, नॉर्मली ये 31 मार्च रहता है हमारा। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड भी उसमें मेंशन किया जाएगा। नॉर्मली हम लोग अपने जो फर्म के अकाउंट है वो कौन सी डेट पे क्लोज करेंगे, तो किस साल में किस डेट पे क्लोज होंगे, ताकि हमें पता चले हमारी फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को हम बांट सकें। ठीक है, उसके बाद में राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज क्या है, द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर डिफाइंड। कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, मान लीजिए 3 पार्टनर थे, तीनों के पास में अलग अलग स्किल की नॉलेज है, तो तीनों की ड्यूटी बांट दी, भाई तू क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू सारा फाइनेंस का काम देख ले। ठीक है, फाइनेंस का, टैक्सेशन का, जो भी कंप्लाइंस पार्ट है फाइनेंस से रिलेटेड भी। आप एक इंजीनियर है, तो हमने क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई है, तो वहां पे जो भी टेक्निकल पार्ट है वो सारा आप देखेंगे। ठीक है, कि उसको जो है वो बहुत अच्छी नॉलेज है लीगल की, यानी कि लॉ वगैरह की। भाई आप एक एडवोकेट है, तो आप सारा का सारा लीगल मैटर देखेंगे फॉर्म का। तो हमने ये क्या किया, ड्यूटीज डिफाइन कर दी पार्टनर। तो ड्यूटीज भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपनी डीड के हिसाब से, कि भैया तू इसी पार्ट को देखेगा। हाँ, राइट में फर्क नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। राइट एंड ड्यूटीज हमने यहाँ पे मेंशन किया, तुम ये काम देखोगे, बट जो नॉर्मल ड्यूटीज है, जो नॉर्मल राइट है पार्टनर के, जो हमने अभी पीछे पढ़े कि पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कंसल्ट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद में राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, पीएसआर, वो सब जो नॉर्मल ड्यूटीज है वो हमारी यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत, वो तो पी क्लॉज है ही है हमारे। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने पीरियड के लिए रहेगी, वेदर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ए वेंचर और एट विल, जो कि हमने पीछे हमने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ी थी, सेकंड नंबर पे एग्रीमेंट में। ठीक है, फिर ड्यूरेशन कितनी रहेगी हमारी, पर्टिकुलर किसी वेंचर के लिए की है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, या जब भी हम डिसॉल्व, जब मर्ज करेगा हम डिसॉल्व कर देंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, वेदर ऑपरेटेड बाय एनी पार्टनर और जॉइंटली, मींस क्या खाली एक ही पार्टनर जो है उसको ऑपरेट करेगा, या फिर सारे के सारे मिल करके उसको ऑपरेट करके चलेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद में जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो बैंक अकाउंट खुलवाने के टाइम पे वहां फर्म का जब अकाउंट खुलता है, तो बैंक वाले आस्क करते हैं, ये चीज पूछते हैं कि जो आपका फर्म का अकाउंट है वो दोनों पार्टनर मिलकर के चल ऑपरेट करेंगे, या कोई एक पार्टनर के सिग्नेचर से भी चल सकेगा। मीन अगर मान लीजिए कोई चेक बैंक से क्लियर करवाना है, आपको अपनी फर्म से चेक देना है काट के, तो उसके ऊपर दोनों पार्टनर के सिग्नेचर चाहिए, या एक पार्टनर के साइन से भी काम हो जाएगा। वो होता है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। तो ये भी एक क्लॉज होता है जो कि हमें डालना चाहिए अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद में आता है डेथ ऑफ पार्टनर, यदि किसी फर्म में पार्टनर की डेथ हो जाती है, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व, मींस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्या उस केस में हम फर्म को कंटिन्यू रखेंगे, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई, तो ए और बी उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर वो बोल देंगे नहीं भाई, अगर एक भी पार्टनर की डेथ होगी तो हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, जो भी उस टाइम पे पैसा बनता होगा, जिसके हिस्से का जितना इतना होगा, हम अपने आपस में बांट के अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। तो वो भी क्लॉज हमारे को पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में फर्म को हम कैसे चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे या डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मींस अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है
पार्टनर्स के बीच में, तो हम उसे कैसे सेटल करेंगे वो हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं। नॉर्मली जो पार्टनरशिप डीड बनती है आपकी, मैं बता देता हूँ एक प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है। जब नॉर्मल हम पार्टनरशिप डीड एक ड्राफ्ट करते हैं ना, किसी क्लाइंट से बोलता है कि भाई हमारी डीड ड्राफ्ट कर दो, तो हम लोग उसमें नॉर्मली जो क्लॉज डालते हैं उसमें हम लिख देते हैं कि जो भी डिस्प्यूट होंगे वो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सेटल होंगे। तो हाउ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर शैल बी सेटल्ड, ये क्लॉज आपको बहुत जरूरी होता है डालना, ताकि आप ये पता कर पाए कि भैया जो डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे और उसका ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगा। ज्यूरिडिक्शन मीन, मान लीजिए एक फॉर्म अगर हमने दिल्ली में रजिस्टर कराई है, तो हम ये एक तो क्लॉज ये डालते हैं कि इसका जो भी अगर कोई सेटलमेंट का डिस्प्यूट आता है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलेंगे, और इसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ का रहेगा, दिल्ली का। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इशू आएगा तो इसके लिए जो कोर्ट हम लोग प्रेफर करेंगे जहां पे हमें केस को सेटल करवा सकते हैं, वो हमारा कौन सा होगा, दिल्ली। ठीक है, तो ये क्लॉज भी इसमें डाल देना चाहिए जो कि जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गए मोर क्लॉसेस। तो अब ये कितने हो गए आपके की क्लॉसेस के अंदर। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो। की क्लॉसेस में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और मोर क्लॉसेस के अंदर रेम्युनरेशन कैसे देंगे पार्टनर को, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा, सेटलमेंट अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की, ड्यूरेशन कितना रहेगा पार्टनरशिप का, और बैंक अकाउंट ऑपरेशन कैसे होंगे। ये क्या हुआ, हमारे पार्टनरशिप डीड के क्लॉसेस हो गए। तो डीड आपको समझ में आ गई, सीधा सा कंसेप्ट। अगर कोई आपसे पूछे पार्टनरशिप डीड क्या है, तो भैया पार्टनरशिप डीड ये है जब दो बंदे मिलकर के कोई बिजनेस को करने वाले हैं तो उसमें वो अपना लिख के चलते हैं कि भैया हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटनी है, कितनी कैपिटल लगानी है। मीन दो बंदे, दो दोस्त मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो ए और बी कह रहे हैं कि भैया हम पार्टनरशिप करेंगे। बी, ए ने बोला भाई पार्टनरशिप डीड कर लेते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। बी ने बोला क्यों, क्या जरूरत है, तो ए भाई दोस्ती अपनी जगह है पर प्रॉफिट शेयरिंग अपनी जगह है, ये हम रिटर्न में रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि अगर हमने कुछ रिटर्न में नहीं लगा, तो अगर आपके पास में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इन फ्यूचर झगड़े होंगे ही होंगे और एक दूसरे के सिर फूटेंगे ही फूटेंगे, क्योंकि पैसा है ही ऐसी चीज कि वो अच्छे अच्छों में झगड़ा करवा सकता है। तो बेटर है कि पार्टनरशिप डीड इन रिटर्न में रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, जो मैंने अभी ऊपर बताया, जो आपको कहानी बता रहा हूं मैं, वो यही है पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस, जरूरत क्या है। इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज एंड द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। मींस ये सभी के पार्टनर्स के राइट, क्या उनके पास में अधिकार है, क्या वो काम करेंगे और उनकी लायबिलिटी कितनी कितनी है, ये सब बताता है। डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, इफ एनी अमंग अराइजिंग, इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मींस अगर कोई भी डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज हो जाता है तो वो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे हम उसको सेटल करवा सकते हैं। ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप कोर्ट में दिखा करके अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इट बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ वैलिड पार्टनरशिप डीड। ओरल अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वो भी वैलिड है, बट हम सजेस्ट करते हैं डिजायरेबल आपको पार्टनरशिप डीड रिटर्न में करनी चाहिए। इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, मींस आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो उस केस में पार्टनरशिप में आपका जो डिस्प्यूट अगर कुछ अराइज हो जाता है तो वो कैसे सेटल होगा, मैंने ये ऊपर बताया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें अप्लाई हो जाएगा, और जो कंडीशन, जो तरीका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, और उसके हिसाब से ही आपका डिस्प्यूट सेटल होगा अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये मैंने आपको क्या कंप्लीट करा दिया, आपको मैंने बता दिया लास्ट क्लास में जो कंप्लीट कराया था, पार्टनरशिप क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आज की जो हमने क्लास करी है इसके अंदर मैंने आपको बताया राइट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के राइट क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके की क्लॉसेस क्या है और उसके अलावा और कौन से क्लॉसेस हो सकते हैं।
अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो के अंदर या पिछली वीडियो से रिलेटेड, तो मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डेफिनेटली आपका क्लियर करके दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ तक आपको और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नहीं, आपको लगता है नहीं मैं यार ये छोटी सी क्वेरी कैसे पूछूं सर से, मैं कमेंट करूं पता नहीं कोई और देख ले वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ 9555160601। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में किसी का भी नाम लिए बिना मैं आपका वो कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है सीए दिनेश। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है अकाउंट विद सीए दिनेश, अकाउंट विद सीए दिनेश। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और अगर आपको ऐसे ही और डिटेल में आपको अकाउंट पढ़ना है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों से लाइव मिल सकूं, आप अपनी क्वेरीज मुझसे लाइव पूछ सकें, और लाइव क्लास के अंदर जो भी क्वेरी मेरे स्क्रीन पे मुझे दिखेगी मैं डेफिनेटली उसी क्लास के अंदर उसका डाउट सॉल्व करके दूंगा। कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी अनटच नहीं रहेगी, वो सारी क्वेरीज को टच करूंगा और सबके कंसेप्ट में आपको क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, ऐसी ही अपडेटेड और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।